शादी कर रहा हूँ तुमसे, पर कुछ सालों के बाद मेरा अफेयर भी हो सकता है। तो डिवोर्स कर दूंगा तुम्हें। तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी? नहीं दोगी तो मैं छीन लूंगा। मैं छीनने दूंगी ऐसा लगता है? कंगाल कर दूंगी तुम्हें। और मैं देखता रहूंगा, जान ले लूंगा तुम्हारी। जैसे कि मैं वार ही नहीं कर सकती। दोनों का इंतजाम कर दूंगी, तुम्हारा और जो बीच में आएगी उसका भी। बीच में हूँ तो ये ना समझना मैं हमेशा यहीं रहूँगी। इंतजाम तुम्हारा भी हो सकता है, तुम्हारी जगह मैं लेकर ही रहूँगी। शादी के वक्त की खुशी और मिठास में ये डिस्क्लेमर नहीं होता कि आगे चलकर कभी रिश्तों में कड़वाहट या खटास आ सकती है। मोहब्बत का शहद नफरत का जहर बन सकता है, लेकिन अगर खटास आ जाए, कड़वाहट हद से पार हो जाए, तो सतर्क होना जरूरी है कि अब इस रिश्ते को दफन किया जाए, समझदारी से निकला जाए, इससे पहले कि ये कोई खतरनाक मोड़ ले ले। पर अफसोस, अक्सर खंडित रिश्तों में समझदारी की जगह हिंसा ले लेती है। ऐसा क्या हो जाता है उस पुरुष को, उस स्त्री को, कि वो सामने वाले पर चाकू, छुरियां और बंदूक की गोलियां बरसाने पर उतर आता है। उस इंसान की जान लेना चाहता है जिसे वो कभी मेरी जान कहता था। आज से रोज़ इतना ही लेट हुआ करेगा। कोचिंग क्लासेस में 3 नए बैच शुरू किया। अब तुम्हें और समय मिलेगा मेरे बिना। मैं जानती हूं अभिषेक तुम्हें छोड़ना चाहता है, लेकिन तुम ऐसा होने नहीं दोगी, किसी भी सूरत में नहीं। वो रात हमले की रात थी, एक जानलेवा घातक हमला, एक कत्ल होने जा रहा था। एक जान जाने वाली थी और एक जान बचने वाली थी।
हेलो। काजल, काजल, अरे देखो दरवाजे पे कोई है। इतनी रात को कौन आ सकता है? होगा यार, वॉचमैन। देखो बाहर कोई भी नहीं दिख रहा है। खोलो। मैंने कहा ना, कोई भी नहीं दिख रहा है। किसको इतनी रात के मजाक सोच रहा है? मैंने बोला था कोई भी नहीं है वहां। एक रिश्ते के खात्मे ने एक जिंदगी का खात्मा कर दिया था। वो कौन सी जान थी जिसे जानबूझकर छीन लिया गया था? इस टूटे रिश्ते ने असल में क्या बर्बाद किया था? और क्या बर्बादी ही एकमात्र रास्ता था? इस जुर्म की तहकीकात इस रिश्ते की तहकीकात भी थी, जिसकी जड़ें खोखली पड़ गई थी, या फिर शायद कभी मजबूत थी ही नहीं। हमने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी, बस राउंड पर थे तो दरवाज़ा खुला देखा। अजीब लगा तो भीतर जाकर देखा। हमने तुरंत 100 पर फ़ोन लगाया तो वहाँ से जवाब मिला कि काजल मेम साहब पहले ही पुलिस को फ़ोन कर चुकी थी। जब तुम राउंड पर जाते हो तो गेट पे कौन रहता है? कोई नहीं, पूरी कॉलोनी में हम अकेले ही गार्ड हैं। पूरी कॉलोनी का एक राउंड लगाने में तुम्हें कितना वक्त लगता है? यही कोई 15 से 20 मिनट। नहीं सर, कोई चिल्लाया नहीं, कोई चीख नहीं, कोई गाड़ी की आवाज़ नहीं, कुछ भी नहीं। सीसीटीवी लगे हुए हैं कॉलोनी में? नहीं सर, पिछले 2 साल से सिर्फ बातें हो रही है, अब तक कमेटी ने कुछ नहीं किया। लेकिन हाँ, सामने वाले बिल्डिंग में सीसीटीवी है। कौन सी बिल्डिंग में? मतलब जिस वक्त तुम राउंड पे थे ठीक उसी वक्त कॉलोनी में कोई घुसा, 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर कांड करके निकल गया। लगता तो कुछ ऐसा ही है। बचने के चांसेस हैं? सर, घर लूटा गया। यहाँ सामने बिल्डिंग में, उसके बाजू में एक ज्वेलरी शॉप है। दोनों जगह सीसीटीवी लगे हुए। उनकी फुटेज कल सुबह तक पहुँच जाएगी। पता नहीं है कपल कल की सुबह देख भी पाएगा या नहीं। दोनों ऑपरेशन टेबल में धंसते जा रहे हैं और क्रिटिकल कंडीशन। इनके रिश्तेदारों की कोई जानकारी? सर, अभिषेक राठौड़ का एक भाई है वाशी में। माँ बाप अलग रहते हैं, वाशी में ही। सोसाइटी के चेयरमैन ने उन लोगों को खबर कर दिया। हो सकता है हॉस्पिटल पहुँच भी गए हो। कदम, जिस वक्त वॉचमैन राउंड लगाने जाता है ठीक उसी वक्त कोई कॉलोनी में दाखिल होता है और घर का दरवाज़ा तोड़ा नहीं जाता, खोला जाता है अंदर से। अक्सर अंदर और बाहर एक ही इंसान होता है ना।
अंदर वाला सोचता कुछ है और बाहर वाला करता कुछ और ही है। या सर, अंदर वाला करता कुछ है और बाहर वाला दिखाता कुछ और ही है। एक बार ये सीसीटीवी फुटेज चेक कर लें, उसके बाद ये अंदर वाले और बाहर वाले सबसे मिलते हैं। अभिषेक राठौड़ के माता पिता कौशल्या और ब्रिजलाल, अभिषेक का छोटा भाई सूरज, सूरज की पत्नी मुस्कान, साथ ही काजल की मां कविता सक्सेना और छोटी बहन आरती सभी तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गए। ये सभी जाने अनजाने में गवाह थे और भागीदार भी एक रिश्ते के कत्ल के। अभिषेक इस हमले को सह नहीं पाया और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। अभिषेक की पत्नी काजल क्रिटिकल थी पर बचने वाली थी और बताने वाली थी इस भयंकर हमले की कहानी। सर, अभिषेक राठौड़ तो बच नहीं पाया, काजल आउट ऑफ डेंजर है। लेकिन आउट ऑफ एक्शन भी रहेगी। चोटें इतनी सीरियस हैं कि आईसीयू के कम से कम 2 दिन कहीं नहीं गए। रिश्तेदारों से बात करके देखें, शायद कुछ पता चल जाए। रिश्तेदार न्यूज़ चैनल की तरह होते हैं कदम, खबरें कम, मशवरा ज़्यादा देते हैं। अगर हमें कोई फैक्ट देगा तो वो है बेजान खामोश सीसीटीवी कैमरा। कल सुबह दुकान खुलने से पहले वहाँ पहुँच जाओ। राइट सर। शायद छुरे से। इनकी पत्नी काजल राठौर, उस पर भी ऐसे ही वार हुए हैं। चमत्कार समझिए कि वो बच गई। जिस वक्त वॉचमैन राउंड पर गया ठीक उसी वक्त कोई कॉलोनी में घुसा। घुसने के बाद उसने इनके घर की डोरबेल बजाई। दरवाज़ा खुलते ही पति और पत्नी दोनों पर जानलेवा हमला किया। घर लूटा और चुपचाप निकल गया। इस पूरे हमले के दौरान किसी ने भी आस पड़ोस में चीखना चिल्लाना तो दूर, चूं की आवाज़ तक नहीं सुनी। और बेहोश होने से पहले इनकी पत्नी फ़ोन करके पुलिस को बुलाती है। डॉक्टर, जिस वक्त हम इनके घर पहुंचे ये जिंदा थे। काश हम इन्हें बचा पाते। दोनों के चेहरे ढके हुए, मतलब दोनों को इस बात का पता था कि सीसीटीवी कैमरास लगे हुए। 1:05 पर वॉचमैन अपनी पोस्ट छोड़ता है और 1:10 पर ये अंदर दाखिल होते हैं। ठीक 5 मिनट बाद और 1:27 पर दोनों गेट के बाहर निकलते हैं और भाग जाते हैं। मतलब सिर्फ 17 मिनट में दोनों कांड करके रफू चक्कर हो जाते हैं। सर, सोसाइटी के पास जो ज्वेलरी शॉप है उसकी फुटेज भी है हमारे पास। 2 सीसीटीवी है वहाँ पर। ये पहली है। लगा। रात 12:35 पर ये कॉलोनी के गेट के बाहर पहुंच गए। मतलब अंदर दाखिल होने से पहले इन्होंने आधा घंटा इंतजार किया। लगता है इन्हें सिग्नल मिल गया था अंदर आने का, क्लियर कट सिग्नल। इसके बाद ये दोनों कॉलोनी के अंदर घुसे होंगे। इस एंगल से इनके चेहरे साफ नजर नहीं आ रहे। दूसरी सीढ़ी लगाओ। चेहरे साफ नजर नहीं आ रहे। प्रिंट आउट ले लो। सर, अपना ग्राफिक आर्टिस्ट इन चेहरों को थोड़ा बहुत क्लियर तो कर ही देगा। इस सीसीटीवी फुटेज ने हमें एक बहुत बड़ा सुराग दे दिया। ये एक प्लान्ड ऑपरेशन था। हमला किया नहीं गया, करवाया गया अंदर से। मनोज यादव, जिस वक्त तुम राउंड लगाने गए उसके 5 मिनट बाद कातिलों को फोन आया। वो कॉलोनी में दाखिल हुए, कांड किया, निकल गए और तुम वापस अपनी ड्यूटी पर आ गए। सॉलिड टीम वर्क नजर आता है। और कौन कौन है तुम्हारी टीम में? साहब, हमें कुछ नहीं मालूम। हम तो वहाँ 1 साल से काम कर रहे हैं। तुम 1 साल से वहाँ पर फील्डिंग कर रहे हो और मैच कल खेला गया 2020 और तुम्हारे प्लेयर्स 17 ओवर में चौके छिक्के मारकर कांड करके निकल गए। टीम मैनेजर कौन है?
स्पॉन्सर्स कौन है इस मैच के? टीम का मालिक कौन है? बोल। साहब हमें कुछ नहीं पता, सच कह रहे साहब, साहब हमें कुछ नहीं पता साहब, सच बोल रहे साहब। अभिषेक भैया के घर में कितना कैश रहता था, कितनी ज्वेलरी, ये तो सिर्फ काजल भाभी बता सकती है। मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं। शोरूम है आप लोगों के टू व्हीलर के? जी सर, अभिषेक भैया के 2 शोरूम हैं, एक यहीं वाशी में और दूसरा पनवेल में। और आपके? मेरी 2 स्पेयर पार्ट्स की दुकानें हैं, दोनों यहीं पे। बिजनेस अलग अलग है, रहते भी अलग हो। माँ बाप कहाँ हैं आपके? यहीं है सर। सर हम सब लोग अलग अलग रहते हैं, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी, अपनी अपनी पसंद नापसंद। 4 साल हुए अभिषेक भैया और काजल भाभी की शादी को। और आपके? 1 साल। कोई बच्चे नहीं है आपके अभिषेक भैया के? नहीं। देखिए, काजल राठौड़ के सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं, आप उससे कल बात कर सकते हैं। आज क्यों नहीं डॉक्टर? हमारा उनसे बात करना बेहद ज़रूरी है। समझता हूँ इंस्पेक्टर, लेकिन उसको आज ही उसके पति के बारे में बताया गया है, काफ़ी शौक में है वो। साहब मेरे पास एक ही फोन है, सबसे सस्ता वाला साहब, उसमें भी सिर्फ घर वालों का फोन आते हैं साहब। उठा लें तेरे घर वालों को यहाँ? घर वालों की कसम साहब। साहब साहब मुझे कुछ नहीं पता, उन लोगों के नाम नहीं पता मुझे साहब। मैं तो अपना काम ईमानदारी से कर रहा था साहब। साहब मैं सच में कुछ नहीं जानता साहब। ग्राफिक आर्टिस्ट का क्या कहना है? काम में लगा हुआ है सर, देखते हैं कितना क्लीन अप कर पाता है। और वॉचमैन? एक ही बात पे अड़ा हुआ है सर कि वो इनोसेंट है। वैसे उसके फ़ोन रिकॉर्ड्स भी एकदम क्लीन है। 13 अप्रैल की रात को उसके फ़ोन से कोई भी कॉल नहीं किया था। लेकिन हत्यारों को किसी ने तो फ़ोन किया था। फ़ोन करके उन्हें ये बताया कि शिकार का वक्त आ गया है। कहीं और से आया होगा सर। हो सकता है, लेकिन जिस भी शख्स ने उनको फ़ोन किया था उसे पल पल की खबर थी कि कब क्या होने वाला है। कदम, एक बात तो साफ, ये सिर्फ चोरी का केस बिल्कुल नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? हत्यारे बुलवाए थे? किसने बुलवाए? कौन है हत्यारे? वो हम तहकीकात कर रहे हैं कविता जी। क्या मैं इनसे बात कर सकता हूँ? काजल जी, मैं जानना चाहता हूँ कि उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्योंकि आपके घर में दरवाजा या खिड़की तोड़कर अंदर आने के कोई निशान नहीं मिले। वो दोनों कॉलिंग बेल बजाकर अंदर आए थे। काजल, अरे देखो दरवाजे पे कोई है। रात के लगभग 1:15 बजे आपके घर की बेल बजी और आपके पति अभिषेक ने आपसे कहा दरवाजा खोलने के लिए। मैंने दरवाजे के आईपीस से देखा था, बाहर कोई नहीं था। मैं डर गई थी। इतने में मेरे हस्बैंड आए। मैंने उनसे कहा भी कि बाहर कोई नहीं है। फिर दोबारा बेल बजी। इस बार मेरे हस्बैंड ने आईपीस से देखा नहीं और सीधा दरवाजा खोल दिया। बाहर कोई नहीं था। फिर अचानक 2 लोग आ गए। उनके चेहरे ढके हुए थे। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया सर, हम कुछ नहीं कर पाए। इसी तरह से रेंगते हुए मैंने आप लोगों को फोन किया। बस उसके आगे और कुछ याद नहीं। काजल जी, अपनी जानकारी के लिए मैं अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ। सबसे पहले जब आपके घर की बेल बजी तब आपके पति अभिषेक ने आपसे कहा दरवाजा खोलने के लिए, रात के तकरीबन 1:15 बजे। हालांकि तस्वीरें ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन थे ये दोनों। क्या आपने पहले कभी इन्हें कहीं देखा? आपने? काजल जी, आपको या आपके पति अभिषेक को कभी किसी से कोई धमकी मिली थी? अजीब है ना,
तकरीबन 1:15 बजे घर की डोरबेल बजती है। पति उठता है लेकिन दरवाज़ा नहीं खोलता। अपनी पत्नी को उठाता है और कहता है कि जाकर दरवाज़ा खोलो। पत्नी आईपीएस से देखती है और उसे कोई नहीं दिखता। वो डर जाती है और दरवाज़ा नहीं खोलती। उसके बाद पति खुद दरवाज़ा खोलता है और 2 हमलावर उन पर कातिलाना हमला कर देते हैं और उसके बाद घर को लूटते हैं, जो कि उनका मकसद था ही नहीं। ये लूट एक कवर अप है कदम। हमलावरों का असली मकसद कुछ और ही था, और वो मकसद क्या था ये हम बहुत जल्द पता लगा लेंगे। सीसीटीवी फुटेज से मिली 2 हत्यारों की धुंधली तस्वीरों को साफ कर उन्हें सामने लाने के लिए पुलिस का ग्राफिक आर्टिस्ट पूरी मेहनत कर रहा था, लेकिन रंग लाई एक खबरी की मेहनत। मालिक, वो सुपारी मार्केट से आपके दोनों सीसीटीवी वालों पर कुछ खास खबर तो मिली नहीं है, लेकिन कुछ और हाथ लगा है। क्या हाथ लगाते रहे उस्मान? आप ही के डिपार्टमेंट का एक कांस्टेबल था, अभी रिटायरमेंट ले लिया उसने, अब प्राइवेट जासूसी का काम करता है। तो साहब उससे बात कर रहा था मैं एक्चुअली। क्या बोला है रिटायर्ड कांस्टेबल? 4 साल पहले उसके पास एक काम आया था। किसकी जासूसी की उसने? यही जो बच गई, काजल राठौर। हाँ, बड़ी खबर मैंने देखा था टीवी पर। साहब कोई टिप मिल सकती है? देख उस्मान, उस हमले के बारे में तो मुझे कुछ मालूम नहीं है, लेकिन जो औरत वो जो बच गई है, काजल राठौर। हाँ, ब्रिजलाल राठौड़ की बहू है वो। साहब ब्रिजलाल राठौर कौन है? इसी ने मुझे फोटो दी थी काजल राठौड़ की 4 साल पहले। एक ससुर अपनी बहू की जासूसी करवा रहा था? नहीं सर, एक होने वाला ससुर अपनी होने वाली बहू की असली कुंडली निकलवा रहा था सर। पिछले साल एक शादी में मेरे बेटे को मिली थी ये लड़की, और शादी करना चाहता उससे। तो आपको बैकग्राउंड चेक चाहिए? नहीं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। मतलब ब्रिजलाल राठौर नहीं चाहते थे कि उनका बेटा अभिषेक राठौर काजल से शादी करे? सर उतना तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्हें लड़की यानी काजल के अतीत से आपत्ति थी सर। कैसी आपत्ति? सब वही रेगुलर खानदान चाल चलन। लड़की बीए पास है सर, बीपीओ में सर्विस करती है। माँ कविता रंगीन है। सुना था। एक एक रंग बताओ जरा इनका। बहुत से रंग है सर, काफी लोगों के साथ घूमना फिरना और काफी कुछ। और लड़की के पिताजी? रामलाल सक्सेना नाम है इनका। 8 साल पहले कविता को तलाक दे चुके हैं और अपना घर भी अलग बसा चुके हैं। रामलाल सक्सेना ने 1 टाइम सेटलमेंट किया था कविता के साथ। अब ना तो उनका कविता से कोई लेना देना है और ना ही अपनी दोनों बेटियों से। काजल की बहन क्या करती है? आरती 21 साल की है, कॉलेज में है, बीकॉम फाइनल ईयर। तुम्हें क्या लगता है इस फैमिली के बारे में? ब्रिजलाल जी, मेरा काम था बिना मिर्च मसाले के सही इन्फॉर्मेशन को आपके सामने रखना, जो मैंने रख दिया। अब आप इसकी फीकी खिचड़ी बनाए या मसालेदार बिरयानी, जैसा आप चाहें। मतलब साफ है कि ब्रिजलाल राठौर को काजल अपनी बहू के तौर पे नहीं चाहिए थी। सर दोनों साइड में कोई तालमेल ही नहीं था। और राठौड़ की 4 दुकानें पनवेल में, अहमदाबाद में शोरूम और ऑफिस किराए पर, और वही काजल और उसके बिन बाप की फैमिली, मतलब एकदम कट टू कट जिंदगी सर। मैंने पूछा तो नहीं, लेकिन साफ लग रहा था कि ब्रिजलाल को काजल की फैमिली पसंद ही नहीं थी। लेकिन फिर भी दोनों की शादी हुई। इसका मतलब है कि अभिषेक राठौर और काजल दोनों की लव स्टोरी बहुत तगड़ी रही होगी। कातिलों ने जब घंटी बजाई तो अभिषेक राठौर ने खुद दरवाजा नहीं खोला, बल्कि अपनी पत्नी काजल को बोला कि दरवाज़ा खोलो। क्या उसे मालूम था कि बाहर कातिल खड़े? सर अगर निशाना काजल थी तो वो तो बच गई, हमारा अभिषेक गया। शायद दोनों निशाना थे। शायद कातिलों का काम अधूरा रह गया। जिस काम के लिए उन्हें हायर किया गया था, जिस काम के लिए उन्हें वो फ़ोन कॉल आया था, ग्रीन सिग्नल वाला। फिर मैंने अभिषेक राठौड़ के फ़ोन रिकॉर्ड्स मंगवाए, शायद इस ग्रीन सिग्नल का रेड सिग्नल मिल जाए। कदम, काजल से आपत्ति तो ब्रिजलाल को थी, उनके फ़ोन रिकॉर्ड्स निकलो, और अभिषेक के भाई सूरज के फ़ोन रिकॉर्ड्स भी निकलो। हो सकता है इन्हीं में से किसी एक ने कातिलों को फाइनल ऑर्डर दिया। इस वक्त पुलिस के सामने इस हमले के 3 संदिग्ध थे। पीड़ित अभिषेक राठौड़ के पिता ब्रिजलाल राठौड़, पीड़ित का छोटा भाई सूरज राठौड़ और खुद पीड़ित अभिषेक राठौड़। पर जब इन 3 संदिग्धों के फोन रिकॉर्ड्स आए तब शक का दायरा और फैल गया। नए सस्पेक्ट्स की लिस्ट में टॉप पर थी आंचल सोनी। कौन है आंचल सोनी? अभिषेक राठौड़ को बहुत अच्छे तरीके से जानती थी आंचल सोनी। एक ही दिन में 2-2 घंटे बातें होती थी। बुलाओ जरा इन्हें, थोड़ी बातें हम भी कर लेते हैं। तुम जानती थी ये आंचल सोनी के बारे में?
अरे हाँ, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। अरे अभी अभी घर पहुंचा हूँ। हाँ, वो घर पे है। अच्छा वो छोड़ो, ये बताओ कब आऊँ? कल? ठीक है, कल मिलता हूँ। ओके ठीक है, चलो अभी रखता हूँ, बाय। वो एक क्लाइंट से मीटिंग है, उसी से बात कर रहा था। आप अभिषेक राठौर की किराएदार हैं? जी, मेरे पति प्रोफेसर जगन सोनी और मैं पिछले 1 साल से उनके घर में रह रहे हैं। आपकी अभिषेक राठौर से बात होती थी? हाँ, जब वो किराया लेने आते थे तब बात होती थी। किराया तो नॉर्मली महीने में 1 बार दिया जाता है, लेकिन आपकी तो 30 दिन बात होती थी, बल्कि एक दिन में कई बार। वो फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप? हाँ, क्यों? एक आदमी और एक औरत। एक आदमी और एक औरत दोस्त नहीं हो सकते, ये कहना चाहती है ना? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन उन 2 दोस्तों में से जब एक का कत्ल होता है तो दोस्तियां टटोली जाती हैं। दुश्मनी की जड़ ढूंढने के लिए उसके सर्कल में जितने भी लोग होते हैं, मेल या फीमेल, सबसे पूछताछ की जाती है। वैसे आपके पति प्रोफेसर जगन सोनी, वो भी अभिषेक राठौर के सर्कल में थे ना? सर प्लीज उनसे कुछ मत बताइएगा प्लीज। दोस्ती के बारे में भी नहीं? दोस्ती में क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ दोस्ती नहीं थी, प्यार करते थे हम दोनों। अभिषेक और मैं, हम दोनों के लाइफ पार्टनर्स हम दोनों के लिए सही नहीं थे। लेकिन आप दोनों जो कर रहे थे वो काफी सही था। हम अधूरे थे, एक दूसरे को पूरा करते थे, एक साथ समय बिताते थे, और किसी का कोई हक नहीं बनता हमारे निजी मामले में दखल अंदाजी करने का। बिल्कुल नहीं बनता, लेकिन शादी भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट है, हक और फर्ज का कॉन्ट्रैक्ट, आपसी सहमति से किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्ट, जिसे आपने और अभिषेक राठौर दोनों ने तोड़ा। शायद आपके पति जगन सोनी को इसकी खबर नहीं थी, लेकिन अभिषेक राठौर की पत्नी काजल राठौर को आपके इस लव की खुशबू आ गई थी। मुझे पक्का तो नहीं पता था, पर शक था कि उनका किसी के साथ कुछ चल रहा। काजल जी, एक मुश्किल सवाल है इस वक्त, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आपको आपके पति से जान का खतरा था? ये कैसा सवाल है? हमला दोनों पर हुआ था, दामाद जी मारे गए और ये बाल बचे हैं बेचारी। देखिए, हमला एक मकसद से किया गया, और वो मकसद क्या है ये पता चलना इस बात पे डिपेंड करता है कि आप लोग हमें कितनी सच्ची और पूरी जानकारी दे रहे हैं। नहीं सर, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मिसेस आंचल सोनी, जब एक शादीशुदा मर्द और एक शादीशुदा औरत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं तो उनके बीच में 2 कांटे होते हैं। पहली बात तो ये कि आप हमारे रिश्ते को, हमारे प्यार को अफेयर करना बंद कीजिए, और हमने किसी को कभी कोई कांटा नहीं समझा है। हमारा रिश्ता हमें एक सहारा देता था, कंधा था सिर्फ, बस, और कुछ भी नहीं। हर रिश्ता हर मुलाकात के बाद सिर्फ कंधे और सहारे तक नहीं रहता, इससे कहीं आगे निकल जाता है। और रिश्तों को वक्त और अटेंशन की बड़ी भूख होती है, और काजल राठौर आप दोनों की इस भूख को बढ़ा रही थी। मैं मान रही हूँ कि हम दोनों के मिलने में मजबूरियां थी, दिक्कतें आती थी, लेकिन हमने उन दोनों के बारे में, काजल और जगन के बारे में, ना तो कभी कुछ बुरा बोला और ना ही कभी बुरा सोचा है, कभी भी नहीं। अभिषेक क्या चाहता था वो तो मैं नहीं जानती, पर उसके पिता और उसका भाई काजल के सख्त खिलाफ थे। आपको लगता है उन्होंने मरवाने की कोशिश की? वो लोग काजल और अभिषेक का रिश्ता तोड़ने के लिए कुछ भी कर सकते, कुछ भी। मिसेस आंचल सोनी, अगर आप हमसे कुछ छुपा रही हैं तो मेरी राय है आपके लिए बेहतर यही होगा कि सब कुछ सच सच बता दें। वैसे अगर आप नहीं भी बताएंगी तो हमारा तो काम ही है खुरेद कर सच को बाहर निकालना। लेकिन याद रखना, अगर हमने खुरेदना शुरू किया तो आपको बहुत दर्द होगा। अब और क्या दर्द होगा सर?
जो होना था वो तो हो चुका है, पर मैं एक बात दावे से कह सकती हूँ, अभिषेक ऐसा इंसान नहीं था जो किसी की जान लेने के बारे में कभी सोच भी सकता, कभी भी नहीं। सर, मैं पहले एक घाव से निपट रही हूं, दूसरा घाव मैं झेल नहीं पाऊंगी। आप लोग प्लीज मेरे हस्बैंड से कुछ मत बोलिएगा, मेरा रिश्ता टूट जाएगा। रिक्वेस्ट। अभिषेक साहिब, वो बहुत ही कठोर था मेम साहब पे। कभी कभी मेरे को देख के तरस आता था काजल मेम साहब को। एक तरफ पति नाखुश, दूसरी तरफ उसका ससुराल वाला नाखुश। अच्छा ज्योति, ये देख, बहुत साफ तो नहीं है, पर ये लोग तेरे साहब को साफ किया है। किस्मत अच्छी तेरी मेम साहब की, बच गई। जाको राखे साई मार सके ना कोई, मैं बोलती है ना, उल्टा ही पड़ गया इनका प्लान। मारना चाहोगा मेम साहब को, अब खुद ही फंस गया। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कर सकती हो? प्लान तुम्हारी मेम साहब को मारने का था। साहब घर घर का कूड़ा कचरा रोज साफ करती है, मुंह बंद रहता है, आँख कान खुले रहते, बस अंदर से लगा ऐसा ऐसा हुआ रहेगा ना तो ऐसा ही रहेगा। ज्योति, तुम ऊपर ऊपर से फटका मार रही हो, मुझे बारीक से बारीक कचरा चाहिए। कचरा तो मेम साहब का होता था साहब, कचरा भी और कचुम्बर भी। क्या गलत किया मैंने? गलती मेरी है और मेरी गलती तुम हो, और तुम सुधरने वाली गलती नहीं। हाँ, तुम और तुम्हारे बाबूजी तो ऐसे ही कहोगे ना। बाबूजी को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, बता रहा हूं मैं, क्योंकि जितनी नफरत मैं तुमसे करता ना, उससे कहीं ज्यादा नफरत मेरे बाबूजी तुमसे करते। एक तरफ मेम साहब को लगता था कि साहब का कहीं चक्कर चल रहा है, और दूसरी तरफ उसके ससुराल वाले भी शादी तोड़ना चाहते थे। मतलब एक तरफ आग और दूसरी तरफ दरिया। ऐसा ही था मेम साहब के लिए, बेचारी। ब्रिजलाल और सूरज को उठवाएं? सर, दोनों के फोन रिकॉर्ड्स एकदम साफ है। लेकिन उस रात एक बहुत मैला फोन कॉल हुआ था। एक काम करो, उस रात उस वक्त उस लोकेशन पे जितने ही फोन कॉल्स हुए थे सबकी लिस्ट मंगवाओ। सर, हजारों फोन कॉल्स होंगे। हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो, लेकिन ढूंढना तो पड़ेगा ना। और वैसे ये कॉल काफ़ी देर रात किया गया था, इसलिए इतने भी ज़्यादा नहीं होंगे कि ढूंढ ना पाए। एक बार हमने ये नंबर ट्रेस कर लिया जिससे उन हथियारों को फ़ोन किया गया था, तो ये केस हम क्रैक कर लेंगे पक्का। हेलो। पुलिस के सामने एक साजिश भरा केस था, जिसमें एक बात साफ थी कि प्लान्ड हमला हत्या के इरादे से किया गया था। मारा तो अभिषेक गया था, पर शायद निशाना वो नहीं था। दिनेश जी सर। एक ये और एक ये दोनों नंबर्स 1:04 पर क्राइम सीन पर एक्टिव हुए। सर 1:05 पे वॉचमैन यादव अपनी पोस्ट छोड़ के राउंड के लिए पीछे गया था। सर, ये दो नंबर्स की लोकेशन कुंती कॉम्प्लेक्स यानी क्राइम सीन के आसपास दिखा रहा है, और ये दोनों नंबर फर्जी। मतलब साफ है कि ये दोनों फर्जी नंबर हत्यारे और उनके मालिक की पहचान छुपाने के लिए बनाए गए थे। एक नंबर हत्यारे ऑपरेट कर रहे थे और दूसरा अभिषेक राठौर के घर के अंदर से ऑपरेट हो रहा था। लेकिन सर, घर में तो सिर्फ अभिषेक और काजल थे। काजल राठौर बच गई है, लेकिन शायद बचना अभिषेक राठौर को था। अब इस रात से पर्दा ये दोनों हत्यारे हटाएंगे। सर, ग्राफिक आर्टिस्ट कह रहा था कि कल सुबह तक हमारे सामने स्केच आ जाएंगे। कदम स्केच के साथ या स्केच के बिना, मुझे ये दोनों हत्यारे लॉकअप में चाहिए। बाबूजी, आप सही थे, पहले से ही सही थे आप। काश तेरे भैया अभिषेक ने भी बात सुन ली होती, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। आपकी बात ना मान के बहुत बड़ी गलती की है मैंने।
शादी नहीं करनी चाहिए थी। गलती हुई है बेटा, कोई गुनाह नहीं, और गलतियों को सुधारा जा सकता है। कुछ सूझ नहीं रहा है बाबूजी, कुछ नहीं समझ आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि सबसे दूर हो जाऊंगा, घुट घुट के मर जाऊंगा एक दिन। क्या हुआ जी? शल्या, हमारा बेटा नर्क में है। मिलने भी नहीं आता, हमेशा परेशान रहता है। कितना बदल गया है अभिषेक, कितना खुश रहता था, खुशियां बांटता था सबको। मुझसे अब देखा नहीं जाता जी। कुछ करना होगा कौशल्या, अभिषेक के लिए कुछ करना होगा। अभिषेक को इस तरह कब तो सोचा नहीं था, कभी सोचा नहीं था। सर ग्राफिक आर्टिस्ट अपना बेस्ट यही दे पाया। अब हमें अपना बेस्ट करना है। लेकिन सर तस्वीरें अभी भी काफी धुंधली हैं। तस्वीरें कितनी भी धुंधली क्यों ना हो, मुजरिम ज्यादा देर छुप नहीं पाएंगे। हेलो, कौन बोल रहा है? ये उस्मान भाई का नंबर है? बोल रहा हूँ, तुम कौन बोल रहा है? आपका नंबर दिया है किसी ने मेरे को। वो कुछ दिन पहले आप दो लड़कों की फोटो दिखाकर पूछताछ कर रहे थे ना। तू जानता है उनको? देखो भाई, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। अबे मेरे धंधे में नाम और चेहरे कभी नहीं आते, खाली तेरी खबर पक्की होनी चाहिए। और वैसे भी तूने अपना नाम बताया कहाँ है अब तक? अपना उन दोनों का नाम जानता है और नहीं पहचानता है। देखा है तूने कहीं, है ना? अपने इधर वो सोम चौल है ना, उधर एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, उधर इस दोनों काम करते हैं। लेकिन काफी दिनों से दोनों दिखेले नहीं है। नाम बता दे दुकान का। नाम बोले तो मूथालाल इलेक्ट्रिक। मैं बसंत सिसोदिया। सर मेरा नाम मोहन यादव है। हम दोनों मूथालाल इलेक्ट्रिकल्स में पार्टनर हैं सर। ये दोनों आपकी दुकान में काम करते हैं? सर ये तो अपने संजय और अनिकेत हैं। हाँ सर, ये दोनों तो हमारी दुकान में इलेक्ट्रिशियन हैं। ये जो तुम्हारे दोनों जो इलेक्ट्रिशियन हैं, अनिकेत सोलंकी और संजय परमार, मुझे इनकी जानकारी चाहिए। हाँ साहब, वो मेरी खोली है। अनिकेत और संजय को भाड़े पे दी थी, लेकिन वो अचानक से चले गए, कुछ बोला नहीं। एक्स्ट्रा चाबी है? हाँ है ना साहब। पड़ोसी ने कहा कि संजय और अनिकेत दरवाजा खुला छोड़कर निकल गए, तो मैंने जाकर वहाँ ताला लगाया। सर एड्रेस, फ़ोन नंबर, जो पता था आपको बता दिया। हाँ साहब, पिछले 1.5 साल से काम कर रहे थे यहाँ दोनों। इतना मालूम है कि अनिकेत शादीशुदा है, लेकिन संजय के बारे में कुछ फिक्स नहीं है। अब उनके घर वाले कहाँ रहते हैं, कौन से गांव से हैं, इसका हमें पता नहीं। पता इसलिए नहीं है क्योंकि तुम पता कर नहीं रहे। सर ऐसा नहीं है। मुझे उन दोनों की जानकारी चाहिए, वो भी जल्दी से जल्दी। जी। एक मर्डर हुआ है, एक साजिश रची गई है, और तुम दोनों ऐसे पेश आ रहे हो जैसे कि तुम्हारा कोई लेने देना ही नहीं है। फोटो मिले उनके? नहीं सर। कोई फोटो नहीं, कोई फॉर्म नहीं, कोई कागज नहीं। ऐसे रख ले तो लोगों को काम पर, और जब वो लोग कांड करके निकल जाते हैं तो पल्ला झाड़ते फिरते हो। नहीं चलेगा, उठो गल्ले पर से और लग जाओ काम पर। चलो। सर, दुकान के मालिक तो एकदम ठंडे, उनसे संजय और अनिकेत के फोटोग्राफ्स तो मिलने से रहे। मैंने मोबाइल कंपनी को रिक्वेस्ट भेजी है, उनके फॉर्म्स में से फोटोग्राफ निकाल कर भेजने के लिए कहा है। इनके फ़ोन रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? सर इनके फ़ोन रिकॉर्ड से भी इनकी फैमिली का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। राठौड़ परिवार से भी इनका कोई कनेक्शन नहीं बन पा रहा, और इस आंचल सोनी से भी। एक बार इन दोनों से हमारे कनेक्शन हो गए ना, तो इस केस के मास्टरमाइंड का हम फ्यूज उड़ा देंगे। उस्मान, ये सब लोग हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में हैं। इन्हीं में से कोई एक है जो उस रात हत्यारों से बात कर रहा था, और इन्हीं में से किसी ने हत्यारों को कांड के लिए किराए पर लिया था। 100%। साहब आप 100% बोल रहे हैं तो समझ लीजिए 200% काम हो जाएगा। जोड़ का जोड़ निकालते हैं और इन पंटर लोगों का तोड़ निकालते हैं। इस हत्याकांड के किराए के मोहरे इस साजिश के ताले की चाबी थे। जाहिर सी बात है कि नकाबपोश हत्यारों को पुलिस द्वारा बेनकाब किए जाने से
साजिशकारों को बहुत बड़ा धक्का लगा होगा। पुलिस अब बड़ी चालाकी से चुपचाप अपनी चाल चल रही थी, लेकिन साजिशकार भी जुर्म की बिसात पर फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे। पुलिस स्टेशन गई थी? हाँ, वो पुलिस ने बुलाया था क्योंकि हम किराएदार हैं ना उनके, इसलिए। कॉन्ट्रैक्ट मेरे नाम पे है, बुलाया तुम्हें? आप जाओ या मैं जाऊं, एक ही तो बात है। और वैसे भी रूटीन के सवाल जवाब कर रहे थे, कुछ खास नहीं। ठीक है। किराया अब काजल उसकी पत्नी को देंगे ना? हाँ, ऐसा ही करना पड़ेगा। तो बात कर ली तुमने काजल राठौड़ से? नहीं, अभी नहीं, लेकिन बात करूंगी मैं। 1-2 दिन में बात करती हूँ उससे। एक्चुअली वो भी बुरी तरह से घायल हुई है ना। बुरी तरह से घायल हुई है। मैं कर लूंगा बात किराए की। मुझसे रहा नहीं जा रहा है काजल दी, मुझे कहना ही होगा। क्या आरती, ये जो कुछ भी हुआ ये नहीं होता अगर माँ तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं देती। मैं जिम्मेदार हूँ? अभिषेक की मौत के लिए मैं जिम्मेदार हूँ? नहीं, दीदी और जीजू के रिश्ते की मौत के। मैंने हमेशा तुम दोनों का भला ही चाहा है। आपने सिर्फ एक ही इंसान का भला चाहा है माँ, और वो है खुद अपना। तुम्हारे पापा के छोड़ के जाने के बाद तुम दोनों को जिस तरह से बड़ा किया ना, वो मैं ही जानती हूँ। बस करो तुम दोनों, ये सब बातें करके कोई फायदा नहीं है। जो हो चुका है उसे मैं बदल नहीं सकती। लेकिन 4 साल पहले तुम खुद को बदल सकती थी दीदी, हालात को बदल सकती थी। लेकिन माँ ने अपना गेम किया, वही किया और कराया जो उनके फायदे में था। बाबूजी, 2 शोरूम का, घर का, अहमदाबाद वाले 2 ऑफिस का क्या करना है? करना क्या? मैंने तो संपत्ति दोनों भाइयों के नाम बांट दी थी। जो अभिषेक की है उस औरत को जाएगी। मतलब उसका प्लान सफल हो गया? प्लान उसकी माँ का था, मेरे बेटे को निकल गई और संपत्ति को भी। अभिषेक और काजल के रिश्ते की इमारत कच्ची ईंटों से बनी थी। इस इमारत की दीवारों में दरारें बेशुमार थीं और उन दरारों में सीलन भी बेशुमार थी। और इस रिश्ते की इमारत धंस रही थी, पर उसे गिरने नहीं दिया जा रहा था, पर खड़ा भी नहीं होने दिया जा रहा था। यह इमारत छल और कपट की नींव पर बनी थी। 4 साल तक छल और चालाकी से टिकाई गई थी। मैंने काजल से शादी करने का फैसला कर लिया है बाबूजी। वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है अभिषेक। आपको कैसे पता? आप पीछा कर रहे हैं उसका, या आप मेरा पीछा कर रहे हैं? तुम्हारा पीछा मैं तब से कर रहा हूँ जब से तुम 7 महीने के थे, घर में घूमते रहते थे। नजर रखता था तुम पे कि तुम्हें कोई चोट ना लग जाए, किसी गलत चीज से ना टकरा जाओ। 7 महीने का नहीं हूँ, अब मैं 27 साल का हो चुका हूँ बाबूजी। लेकिन बेटा, जो लड़की टूटे हुए घर से आएगी वो तेरा घर जोड़ पाएगी क्या? उसके पापा ने उसकी माँ को छोड़ दिया, इसमें काजल का क्या दोष है माँ? दोष उसकी माँ में है अभिषेक। उसकी माँ से शादी नहीं कर रहा हूँ मैं, काजल से शादी कर रहा हूँ। और उसकी माँ है ना, अपनी दोनों बेटियों का घर नहीं बसने देगी। आप सारी दुनिया के बारे में ऐसी राय बना लेते हैं ना। दुनिया में रहना है ना तो दुनिया को देखना भी चाहिए बारीकी से, तुम्हारी तरह नहीं कुछ देर के लिए शादी में क्या देख लिया बस। उसकी फैमिली, खानदान, सब कुछ मुझे ही देखना पड़ा। ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। मतलब आप काजल का पीछा कर रहे हैं? तुम्हारे और इस घर की भलाई के लिए मुझे जो कुछ करना होगा ना, करता हूं और करता रहूंगा। और जहां तक इस लड़की का सवाल है ना, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी उसका पीछा करने। उस घर की नेकनामी उसके आगे भी है और पीछे भी। एक तरफ एक पिता नाखुश था और दूसरी तरफ बेटा भी परेशान था, क्योंकि वो अपने परिवार को दुख नहीं देना चाहता था। काजल,
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करो। हम अपने घर वालों को दुख देकर अपना सुखी संसार कैसे बसाएंगे? आई एम सॉरी। लेकिन मैं सॉरी नहीं कहूंगी, ना तुमसे, ना अपने आप से, और न मेरे अंदर पल रहे हमारे बच्चे से। माँ ने तुमसे क्या कुछ नहीं कराया काजल दी, कठपुतली की तरह नचाया, और तुम उनके हर पैंतरे का शिकार बनती गई। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अभिषेक के पिता की नामंजूरी ने काजल को मायूस कर दिया था, पर काजल से ज्यादा निराश और बेचैन काजल की मां कविता हुई थी। उस पर दबाव डालना होगा काजल, ऐसे तुम्हें नहीं छोड़ सकता वो। प्यार में जबरदस्ती नहीं होती माँ, तकदीर भी कोई चीज होती है। तेरे पापा का मुझे छोड़कर जाना तकदीर थी, सहना तकदीर होती है, जीना नहीं। तो सुन काजल, अभिषेक के पिता ने उसे काफी कुछ दे रखा है, आगे उतना और आएगा। वो सब सारा का सारा तेरा होगा। तुझ पर मेरी तरह ऐसे नर्क में जीने की नौबत नहीं आएगी। जिंदगी को नर्क हम खुद बनाते हैं माँ। जिंदगी के बारे में वही लोग जानते हैं जिन्होंने जिंदगी देखी हो। सपने देखने और जिंदगी देखने में बहुत फर्क होता है माँ। हाँ, सपने देख देख कर ही तुम दोनों को अकेले बड़ा किया है मैंने, किसी भी चीज की कमी नहीं आने दी है। तानों की भी कोई कमी नहीं थी माँ, पांचाली की बेटियां बुलाते थे हम दोनों को। जो मैंने झेला है ना, वो तुम दोनों कभी नहीं झेल पाओगी। इसलिए कह रही हूँ काजल, अभिषेक को किसी भी सूरत में नहीं जाने देना। कैसे माँ? लोग कहते हैं ना, शादी छटे हुए लड़के को भी सीधा कर देती है। तो मैं कहती हूँ, शादी जिद्दी से भी जिद्दी माँ बाप को घुटनों पे ला देती है। तुझे बस सिर्फ अभिषेक को शादी के लिए मजबूर करना होगा। और वो मजबूर हो जाएगा। दूध पीता बच्चा है ना वो। नहीं, बच्चा नहीं है, लेकिन वो एक बच्चे का बाप बनने वाला है जिसका वास्ता उसे काजल देगी। चुपचाप मान जाएगा। माँ, ये कितना गलत है जानती हो ना तुम? वैसे भी तुम हिंट दे रहे थे कि तुम्हारे माँ बाप मुझसे खुश नहीं है, और आज तो तुमने आई एम सॉरी भी कह दिया। नो, आई एम सॉरी कि मैंने सॉरी कहा, लेकिन अब हमारे बीच कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, ट्रस्ट मी। कविता का सिखाया हुआ और काजल का बोला हुआ प्रेगनेंसी वाला झूठ अपना काम कर गया। राठौड़ परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। अभिषेक के पिता बृजलाल को अपने गुस्से का घूंट पीकर इस फैसले को कबूल करना पड़ा। आने वाले कुल के चिराग की खुशी ने राठौड़ परिवार में सभी के शिकवों की चिंगारियां बुझा दी। शोक के अंधकार में डूब गया। इस धोखे ने अभिषेक को तोड़ दिया। काजल से शादी पर उसे पछतावा होने लगा, पर काजल की मां कविता ने ठान लिया था कि वो अभिषेक को काजल से अलग होने ही नहीं देगी। कविता की पढ़ाई पट्टी काजल ने बखूबी अभिषेक को पढ़ा दी। उसने अभिषेक को मना लिया कि उन्हें अलग घर बसाना चाहिए। काजल के झूठ ने अभिषेक को अपने माता पिता के सामने शर्मिंदा कर दिया था। इस शर्मिंदगी से बचने के लिए उसने भी अलग होने को रजामंदी दे दी। अभिषेक और काजल ने अपना नया घोंसला बनाया, पर काजल की मां की दखलंदाजी और बढ़ती गई। काजल के कंधे पर अपने मतलब की बंदूक रख कविता ने एक और गोली चलाई। आरती की जिम्मेदारी अभिषेक पर डाल दी। काजल अब अभिषेक के जज्बात और जरूरतों को पूरी तरह से भुलाकर उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही थी। उसके सपोर्ट से कविता के लिए पनवेल में फ्लैट लिया गया। एडमिट करो काजल दी, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। इन सब बातों का क्या मतलब है? वैसे भी तुम तो आजाद पंछी की तरह मां मुझे छोड़कर उड़ गई। अपनी मर्जी से शादी कर ली, घर बसा लिया। मैंने अपना घर बसाया दी, किसी का घर तोड़ा नहीं। माँ के हाथों की कठपुतली नहीं बनी, ना अपने पति को कठपुतली बनाया जैसे तुम अभिषेक जीजू को बनाने की कोशिश कर रही थी। बस कर आरती, बोलने तो दी। आज के बाद शायद ये बात कभी ना हो, पर क्या तुम जानती थी
तुम्हारी जोड़ तोड़ और चालाकी से परेशान होकर अभिषेक जीजू कहीं और सुकून पा रहे थे। आंचल सोनी, तुम लोगों की किराएदार। सुकून का तो मैं नहीं जानती, पर मैं जानती थी कुछ तो चल रहा है। तुम अपनी जिंदगी नहीं दौलत बटोरने में लगी थी दी। तुम और माँ दोनों अभिषेक जीजू की एक एक प्रॉपर्टी, एक एक बिजनेस, हर कीमती चीज बेचना चाहती थी तुम दोनों। लालच की पट्टी बंदी थी तुम दोनों की आंखों पर। ना आरती, क्या बोल रही है तू? डर का अंधेरा था, हर वक्त डर लगा रहता कि आज नहीं तो कल किसी भी वक्त अभिषेक मुझे छोड़ देंगे। अकेली बेसहारा रह जाऊंगी मैं। पगली, इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगली बार हो जाएगा। अगले महीने भी टेस्ट नेगेटिव ही आएगा माँ। जो प्रेगनेंसी का झूठ मैंने बोला है, वो झूठ मुझे कभी मां नहीं बनने देगा। चुप कर, ऐसा सोचना भी मत, कहना भी नहीं। वो झूठ तूने अपनी जिंदगी बनाने के लिए बोला था। मेरी जिंदगी तो बेकार रही है माँ। अभिषेक मुझसे अलग होने की बातें कर रहा है। मेरा अफेयर होना हो क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें जो चाहिए था मिल गया ना। तुम्हारी माँ को जो चाहिए था मिल गया। अब क्या चाहिए तुम्हें? मुझे बच्चा चाहिए। क्या तुम्हें नहीं चाहिए? 4 साल पहले मिली थी ये खुशखबरी, आज तक जश्न मना रहा हूं। अभिषेक, मैं प्यार करती हूँ तुमसे अभिषेक। प्यार और झूठ पानी और तेल की तरह है काजल। तुम्हारे झूठ ने तुम्हारी जिंदगी बना दी और मेरे प्यार ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। डिवोर्स दे देना चाहिए था मुझे तुम्हें। देखो, जो हुआ उसे भुला दो, एक नए सिरे से शुरू करते। हाँ, जिंदगी की शुरुआत नए सिरे से कभी भी की जा सकती है। एक झूठे रिश्ते को दफनाना जिंदगी की नई शुरुआत है। डिवोर्स तुम्हें और मुझे दोनों को आजाद कर देगा। रोने के लिए जिंदगी पड़ी है, कल बहने वाले आंसुओं की कीमत आज वसूल लो काजल। वो मुझसे प्यार ही नहीं करता माँ। तो क्या तुम अपने आप से प्यार करना बंद कर दोगी? कभी नहीं। अभिषेक की अहमदाबाद में 2 दुकानें हैं, उसे तुरंत बेच डालो और उसकी एफडी करवा लो। जब तुम मेरी उम्र में आओगी ना, तब ये तुम्हारा सहारा बनेगी, कोई मर्द नहीं। जी बाबूजी। वो अहमदाबाद वाली प्रॉपर्टी बेच क्यों रहा है तू? मैं बेच रहा हूँ? नहीं बाबूजी। खबर मिली है मुझे कि वो सेल पर चढ़ाई गई है। कहीं तेरे पीठ पीछे वो लड़की तो नहीं है सब कर रही? अभिषेक तो रहे नहीं, पर इस सब में तुम्हें क्या मिला काजल दी? ताई, काम हो गया है, मैं जाऊं? हाँ जा। साहब, आपके संजय और अनिकेत तो पूरा स्पॉट लगा के रखा है। अब क्या दे रहा है उस्मान? शॉक। बोल। साहब, वो अटैक पहला नहीं था। पहला अटैक कब? उस रात के 2 रात पहले 11 अप्रैल को भी सर इन दोनों ने ट्राई किया था। तुझे कैसे पता? साहब, जहाँ से आपने वो सीसीटीवी फुटेज निकाली थी ना, मैं उससे बात कर रहा था, तो ऐसी कुछ पुरानी फुटेजेस देखी तो ये सोने की खान हाथ लग गई। प्लान शुरू होने से पहले छोड़ दिया ना। शायद शिकार पूरी तरह से तैयार नहीं था, इसलिए शिकारियों को अभिषेक और काजल के घर पहुंचने से पहले ही रोक दिया। लेकिन आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि 11 अप्रैल की रात को ये दोनों हमलावर आपकी कॉलोनी के बाहर देखे गए। फिर इन्हें किसी ने फ़ोन किया और ये लौट गए। ये आप क्या कह रहे हैं? हमें जब पता चला हम भी इतने ही चौंक गए थे। तो काजल जी, 11 अप्रैल की रात को 12:50 के आसपास आपके घर पे क्या होता? हमारे घर पर कुछ होता ही तो नहीं था सर, क्योंकि वो घर ही नहीं रहा था। फिर भी याद कीजिए। वही हुआ जो 13 की रात को हुआ और जो पिछले कई रातों से होता आ रहा था। क्या?
रोज अभिषेक काम से लौटते, फिर हम चुपचाप खाना खाते, फिर अभिषेक बेडरूम में अपने सेल फोन पर लगे रहते। रोज मुझे शक होता कि वो उस लड़की को मैसेजेस तो नहीं भेज रहे। रोना आता, थोड़ा रो लेती, फिर थोड़ा सो भी लेती। इसके अलावा कुछ नहीं होता था। काजल जी, अभी तक हम इस हमले का सस्पेक्ट आपके पति अभिषेक राठौर को मान रहे, लेकिन हमारी तहकीकात में अभी तक उनके खिलाफ कोई सुराग सामने नहीं आया। अभिषेक हमेशा कहते थे जितनी नफरत वो मुझसे करते, उससे कई गुना ज्यादा नफरत उनके बाबूजी मुझसे करते। आपको उन पर शक है? पछतावा है, गलती मेरी तो थी। मुझे 4 साल पहले ही समझ लेना चाहिए था कि वो मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। देख उस्मान, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। फॉर्म भर के दूं क्या तेरे को? स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं? बोलना। तुझे वो कुंती कॉम्प्लेक्स वाला कांड याद है जिसमें वो राठौर टपक गया और उसकी बीवी सीरियस थी? अनिकेत सोलंकी और संजय परमार नाम है उन दोनों का जिन्होंने कांड किया। आगे बोल। दरअसल वो काम पहले मेरे पास ही आया था। फुल मर्डर है, लगना चाहिए कि चोरी हुई है घर पर। और हाँ, चोरी का सारा सामान तुम्हारा। पार्टी किधर की है? पनवेल की, कुंती कॉम्प्लेक्स। कभी करना है? 1-2 दिन में। 2 पेटी लूँगा और 1 पेटी एडवांस। ठीक है। फिर सन्नाटा, फोन स्विच ऑफ। साला ये कच्चा नींबू है कौन? है कोई नील कुमार का क्या नाम है, रीत चौकी पुलिस थाने में उसका रिकॉर्ड है। छोटी मोटी चोरी चकारी करता है, फर्स्ट टाइम था उसका ये। फट गई होगी साले की, तभी तो तेरे को बदली में भेज रहा था। कदम, इतनी गहरी साजिश, इतनी फैली हो? साहब ये साजिश तो मतलब प्याज के छिलकों के माफिक निकलती जा रही है। अब हम इस प्याज को छीलेंगे नहीं, सीधा काटेंगे। और जब हम काटना शुरू करेंगे तो सबसे ज़्यादा तकलीफ उसी को होगी जिसने ये साजिश रची है। एक फ्रैक्चर्ड रिश्ते को तोड़ने की साजिश काफी गहरी थी, जिसमें एक नाकाम खाली बार हो चुका था, जिसके बाद हत्यारों ने हमला कर दिया था। पर क्या इतनी प्लानिंग के बाद भी यह हमला कामयाब कहा जा सकता था? अब पुलिस इस केस के मोहरों के अतीत को खंगालने लगी ताकि इस साजिश के रचनाकारों की हकीकत सामने आ जाए। सर, ये अनिल कुमार जुवेनाइल केस के लिए रिमांड होम में था। बालिग होते ही चोरी की सजा काटी और फिर एक डकैती और असॉल्ट के केस में जेल जा चुका है। संजय और अनिकेत के साथ साथ इसके खिलाफ भी रेड अलर्ट जारी करो। ये अनिल तुम्हारे नीचे क्या काम करता था? काम तो उसका मोल्डिंग मशीन का था, मगर जब वो आए तब ना। अच्छा, मतलब पूरा दांडी कुमार। दांडी क्या, पूरा 2 दिन आया, 2 हफ्ते गायब। मालूम था उसको रोज की मजदूरी है, नहीं भी आएगा तो काम रुकने वाला नहीं है। लेकिन यार ये बता, उस लौंडे का कहीं कुछ वो तो नहीं गया? कुछ हुआ नहीं यानी भाई, लेकिन एक मर्डर चार्ज में वांटेड है। क्या बात कर रहा है? और भाई शकल से तो वो साइकिल या स्कूटर ही चोर नजर आता है, फिर मर्डर में कैसे? किया नहीं उसने, नहीं भाई, किया किसी और ने, और ये करने वाले का लिंक है। खुदा कसम खा के कह रहा हूँ, पुलिस तो मतलब समझ लो उसके प्यार में गिरी पड़ी है। तो मीटिंग करा दो एक बार, कसम से बहुत अर्जेंट। देख भाई, जैसे मुझे कोई जानकारी मिलती मैं फ़ोन करूँगा पक्का। ठीक है, लेकिन तू एक काम कर। हाँ, तो मोल्डिंग डिपार्टमेंट में विनोद से मिल ले, वो दोनों एक दूसरे के दोस्त थे। हर मशीन का एक अहम स्क्रू होता है जो उस पूरी मशीन को बांध कर रखता है। वो निकालो तो पूरी मशीन ढेर हो जाती है। फैक्ट्री वर्कर विनोद इस केस का वही स्क्रू साबित हुआ। हाथ लगाते ही साजिश का पुर्जा पुर्जा खुल गया। क्या सेठ, बसंत भाई नहीं दिख रहे? क्या काम है? मैसेज देने का था उनको एक। हैं किधर वो? वो किसी काम से बाहर गया है, पता नहीं कब लौटेगा। वैसे मैसेज क्या है? और तू है कौन? मैसेज देने वाला मैसेंजर। प्यार से बात करता हूँ, पुलिस वालों की तरह नहीं हूँ। सुन, वो शर्मा जी ने पंखे के लिए बुलाया था, जरा देख के तो आ। तुम्हें
पुलिस ने भेजा है। बसंत सिसोदिया का पता चाहिए उन्हें, अभी चाहिए। देखो वो बस बिना कुछ बताए पता नहीं कहाँ चला गया है। उसका फ़ोन भी बंद है। मुझे सच में नहीं पता कि वो कहाँ है। वैसे पुलिस उसे क्यों ढूंढ रही है? उस्मान, ये फैक्ट्री मजदूर विनोद और ये इलेक्ट्रिक शॉप का मालिक बसंत सिसोदिया, इन दोनों का क्या कनेक्शन है? कनेक्शनों की तो बारिश हो रही है साहब। ये विनोद जो है ये बसंत सिसोदिया का रिश्तेदार है। अच्छा, और ये विनोद पता है किसका पति है? ज्योति का, अभिषेक राठौर के घर काम करने वाली नौकरानी। ये विनोद दिगे उसी फैक्ट्री में मशीन ऑपरेटर था जहां अनिल काम करता था। राइट सर। और इस अनिल को कुंती कॉम्प्लेक्स में मर्डर की सुपारी ऑफर हुई। और कुंती कॉम्प्लेक्स में अभिषेक राठौर और काजल राठौर का घर है जहाँ ज्योति काम करती। ये विनोद दिगे ज्योति का हस्बैंड है और इलेक्ट्रिक की दुकान के मालिक बसंत सिसोदिया का रिश्तेदार है। और ये बसंत गायब है, फोन भी स्विच ऑफ है। और इस कांड के ये दो मोहरे हमारे प्राइम सस्पेक्ट संजय और अनिकेत इस बसंत सिसोदिया की दुकान में काम करते थे। और ये दोनों ही फरार हैं। इस ज्योति की क्या खबर? काम पर ही है सर, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उठाओ इस विनोद दिगे को, लेकिन ध्यान रहे इसकी पत्नी ज्योति को बिल्कुल खबर नहीं होनी चाहिए। साहब कुछ तो बोलिए ना साहब, बात क्या है साहब? साहब आप ऐसा कैसे लेके जा सकते साहब? सच में साहब मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारे बाद हमें बहुत से लोगों को इस कुर्सी पे बिठा के पूछताछ करनी है, इसलिए हमसे ओवरटाइम मत करवाओ। जो भी है सब सच बता दे। मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ साहब, वो अनिल मेरे साथ काम करता है साहब, तो हम लोग कभी कभी रोटी वोटी खा लेते थे, दो बातें हो जाती थी, उसके आगे कुछ नहीं साहब। इसके आगे क्या है, इसके पीछे क्या है, वो हम बहुत जल्दी पता लगा लेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, अगर मुझे पता चला कि तुमने हमसे कुछ छुपाया या झूठ बोला तो तुम्हारे आगे और पीछे बहुत दर्द होगा। मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई आंचल। क्या? अभिषेक मिला था उसके कत्ल के कुछ दिन पहले। क्यों? ऐसे गार्डन में मिल गया था। तब मैंने उसे बताया कि मेरी लेट नाइट क्लासेस भी शुरू हो गई हैं, रात को मुश्किल से सोने के लिए घर आ पाता हूँ, संडे को भी पूरा दिन क्लासेस रहती हैं। अच्छा। उसने भी यही कहा था। अच्छा, जैसे असली जज्बात को छुपाते हुए कहते हैं ना, अच्छा, एकदम वही वाला। अच्छा, मैं कुछ नहीं छिपा रही। अब क्या छुपाओगी? अभिषेक तो रहा नहीं। एक दूसरे के आंचल में छिपने से अफेयर नहीं छिपा करते हैं आंचल। मुझे बहुत पहले से ही पता था कि मेरे पीठ पीछे रोज एक खंजर भोंका जा रहा है। मुझे ये भी पता है कि तुम्हें पुलिस स्टेशन क्यों बुलाया गया था। हम दोनों में बस बातचीत ही होती थी, जिससे दिलों को चैन मिलता है, सुकून मिलता है। बहुत ही आदर्शवादी रिश्ता था ना तुम लोगों का। स्पिरिचुअल, मेंटल कनेक्शन, हाँ, फिजिकल कनेक्शन। तुम्हारी ये जस्ट गुड फ्रेंड्स वाली जो स्टोरी है ना, खून से लिखी गई है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि खून तो दरअसल अभिषेक का होना ही नहीं था। निशाना तो उसकी पत्नी काजल थी, जो कि पता नहीं क्यों उसे छोड़ नहीं रही थी, ये जानते हुए कि तुम उसे पहले ही चुरा चुके हो। मैंने उसे नहीं चुराया। हम दोनों किसी को दर्द नहीं देना चाहते थे। सिर्फ काजल को जान से मारना चाहते थे ना? आप कुछ भी बोले जा रहे हो। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अभिषेक इस हद तक जा सकता है। हर कोई हर हद तक जा सकता है। ये बात तुमसे अच्छी तरह कौन समझेगा? ये इत्तेफाक है साहब कि ज्योति मेरी पत्नी है और बसंत भाई मेरे रिश्तेदार। और अनिल तुम्हारा दोस्त। इत्तेफाक है, जिस घर में कांड होता है वहां तुम्हारी पत्नी नौकरी करती है। जिस इलेक्ट्रिक दुकान के दो मुलाजिम किराए के हत्यारे हैं, उस दुकान का मालिक तुम्हारा रिश्तेदार है। जिसने इस केस की सबसे पहले सुपारी उठाई और मुकर गया वो तुम्हारा दोस्त है। और हम कल पैदा हुए, सब इत्तेफाक है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं साहब? ये सब ऐसा दिखता है लेकिन ऐसा है नहीं साहब। मुझे कुछ नहीं मालूम साहब, सच में। देख विनोद, इज्जत से चाय पिला रहा।
अगर सच बोलेगा ना तो बिस्किट भी खिलाऊंगा, लेकिन अगर बार बार ये रट लगाएगा कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, तो हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। फिर ये जो पीछे खड़े हैं ना, ये आगे आएंगे। ये तुम्हें चाय पिलाएंगे नहीं, चाय में डुबोएंगे। फिर तुम्हारी हालत इस बिस्किट की तरह हो जाएगी। अब फैसला तुम्हें करना, तुम्हें बिस्किट खाना है या बिस्किट बनना है। चाय ठंडी हो रही है विनोद। ज्योति ने मुझसे 1 महीने पहले पूछा था। क्या पूछा था? क्या बक रही है? पैसे के लिए कुछ भी करेंगे क्या? हाँ तो ईमान से अगर कुछ भी करेंगे तो हमारे हाथ का भी पैसा आएगा। आज तक आया है। कितना बोल रहे हैं वो लोग? बहुत, लाखों में। वो अनिल की पूरी स्टोरी मुझे मालूम थी। वो मुझे अपने एक एक कांड सुनाता रहता था, इसलिए मुझे लगा कि वो ये काम कर लेगा। आराम से कर लूँगा, लेकिन ये काम अकेले का नहीं है। एक और पार्टनर ढूंढना पड़ेगा मेरे को। लेकिन हाँ, रोकड़ा तगड़ा लगेगा। तगड़ा? कितना? आधा है एडवांस। मतलब ये पूरा मेरा। अब मेरा जो पार्टनर होगा उसको अलग से देने होंगे। पूरे 1.5 लाख रुपए थे साहब। 1.5 लाख लेकर अनिल हवा हो गया। तो ढूंढा नहीं उसे? ढूंढना शुरू किया था साहब, फिर छोड़ दिया। क्यों? दूसरे पुलिस वाले उसे ढूंढ रहे थे चोरी के केस में। तो इस अनिल की जगह आ गए अनिकेत सोलंकी और संजय परमार। हाँ साहब। बाकी सब एक तरफ, ये बता इसमें तुझे कितना मिल रहा? बहुत मतलब बहुत तगड़ी पार्टी पसंद भैया। आप बस 2 बंदे दिलवा दो काम के लिए। 2 लड़के हैं, भूखे, बहुत ही भूखे। जो कहोगे वही करेंगे। कौन है दोनों? ये मतलब भरोसे के आदमी है ना? संजय और अनिकेत नाम है। मेरी दुकान पे दोनों इलेक्ट्रिशियन हैं। भरोसे की गारंटी मैं देता हूँ। काम का होना ना होना तकदीर का खेल। वैसे काम कल रात को ही करना है। हेलो। चल, आज नहीं होगा। कुछ हो गया था साहब, उनको रिटर्न जाना पड़ा। क्या हो गया था? मालूम नहीं साहब। अरे बोला ना नहीं मालूम। अब एक एक बात थोड़ी बताता है मेरे को कोई। उसको पता है ना कितना बड़ा रिस्क है इसमें। नोट भी उतने ही बड़े हैं। तो अब कब करना है? कल रात। कल रात? साले विनोद, पहली बार दोनों पूरा काम कर रहे लड़के। तुझे पता ना कितनी हालत खराब होने की कल रात के बाद। तो हम कौन सी यहाँ चैन की सांस ले रहे हैं? और वैसे भी अब मेरे और ज्योति के हाथ में कुछ नहीं है। बस ऑर्डर आया है, कल होगा। अगली रात 13 अप्रैल को दोनों ने काम कर दिया, जो कि पूरा नहीं हुआ, गलत हुआ। प्लान ये था कि काजल का कत्ल होगा, अभिषेक को जख्मी किया जाएगा, किसी को शक ना हो, इसलिए चोरी की गई ताकि सिर्फ चोरी का केस लगे। लेकिन उन नौसिखियों ने अभिषेक का कत्ल कर दिया, काजल को जख्मी कर दिया और इस प्लान को पूरी तरह से उल्टा कर दिया, है ना? नहीं साहब, प्लान उल्टा नहीं हुआ साहब। मतलब? सुपारी अभिषेक की निकली थी साहब। किसने दी थी सुपारी? इस कांड का मास्टरमाइंड था काजल मैम साहब। रेत की तरह काजल को अपनी जिंदगी हाथ से फिसलते हुए दिखने लगी। अभिषेक डिवोर्स की बात छेड़ चुका था, ऊपर से उसका आंचल सोनी के साथ अफेयर चल रहा था। वो मुझे मार डालेगा ज्योति। तो अब आप क्या करना चाहती हैं मेम साहब? यही दिन दिखाना चाहती थी ना आप काजल दी को? क्या दिन? क्या बक रही है? पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया काजल दी को अभिषेक जीजू के खून के लिए। जो आपकी ट्रेनिंग के बिना तो होकर ही नहीं पाती। नहीं आरती, इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम।
मुझे ये कबूल करने में अच्छा तो नहीं लग रहा, बट फिर भी कर रहा हूं। हमने ये तो अंदाजा लगा लिया था कि एक चोरी का नहीं बल्कि मर्डर का केस है, वेल प्लान्ड मर्डर, लेकिन ये अंदाजा बिल्कुल नहीं लगा पाए थे कि आप निशाना नहीं, निशानेबाज हैं। 11 अप्रैल को अटैक प्लान किया गया था, पर वो नहीं हो पाया। हेलो। आज नहीं हो पाएगा। लेकिन हम तो पहुंच चुके हैं। मेरे हस्बैंड अभी तक नहीं आया, ऑफिस में ही है। 1-2 दिन के बाद ही हो पाएगा। तुम लोग जाओ। चल, आज नहीं होगा। वैसे वो फर्जी नंबर वाला फोन कहाँ है जिससे आप 11 अप्रैल की रात को अनिकेत सोलंकी से बात कर रही थी? हाँ, तुम लोग तुरंत आ जाओ। तेरह अप्रैल की रात की असलियत अब देखने को मिलने वाली थी। अब तक जो भी दिखा था वो था जो काजल ने कहा था, सच नहीं। अभिषेक, दरवाजे पर कोई आया है। इतनी रात गए कौन हो सकता है? मुझे इस बात की हैरानी नहीं है कि कोई एक आदमी के साथ अपने मरते हुए रिश्तों से दूर जाने के बजाय पैसों के लिए उस आदमी को ही मार डाले। हैरानी इस बात की है कि गुनहगार आप निकली। वो मुझे जीते जी मार रहा था। तो आप उसे छोड़ सकते थे। मुझे समझ में नहीं आता, जब दो लोग अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से एक दूसरे के साथ रहने का फैसला कर सकते हैं, तो अपनी मर्जी और अपनी खुशी से एक दूसरे से अलग होने का फैसला क्यों नहीं कर पाते? आपके पास ऑप्शन था। अगर आप ये ऑप्शन चुनती तो आज आपके पति अभिषेक राठौर जिंदा होते और आप यहां हमारे सामने नहीं बैठी होती। ना मैं उसे उस रिश्ते में पड़ने से रोक पाया और ना ही उस रिश्ते से निकाल पाया। इस साजिश के मोहरे संजय परमार और अनिकेत सोलंकी काफी दूर तक भागे, पर आखिरकार उन्हें घुटने टेकने ही पड़े। इन दोनों को पैसों की इमरजेंसी थी। वो उस पैसे को पाने के लिए कानून का डर और ज़मीर की पुकार दोनों को ठुकरा गए थे। इस हत्याकांड में मास्टरमाइंड एक ही थी और वो थी काजल। बेटा, भविष्य को सेव करने का मतलब ये तो नहीं था कि तुम अभिषेक की जान ले लो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दरअसल मुझे एक और चीज नहीं करनी चाहिए थी। अपने फैसलों की लगाम आपके हाथों में कभी नहीं देनी चाहिए थी। माना आपने मुझे कत्ल करने की सलाह नहीं दी, पर मेरे अंदर के ज़मीर का कत्ल तो आप ही ने किया ना माँ। धीरे धीरे बचपन से लेकर आज तक देखो, मैं पूरी तरह मर चुकी हूं और अब हमेशा के लिए यही दफन रहूंगी। एक टूटे फ्रैक्चर्ड रिश्ते ने इस भयंकर जुर्म को जन्म दिया। इस जुर्म ने एक आदमी की जान छीन ली, एक औरत और उसके मोहरों को आजीवन कैद में डाल दिया और एक जोड़े को उसी कश्मकश में डाल दिया जो पहले जोड़े के खंडित रिश्ते में थे। इस केस के साथ फिर एक बार चंद मूलभूत सवाल उठे। सवाल पहला, जब एक रिश्ता खट्टा हो जाता है तो उसमें और कड़वाहट भरने का क्या मतलब है जो एक जुर्म को जन्म देती है और कोई अपने जीवन साथी का कत्ल करने पर उतर आता है। सवाल दूसरा, कुछ स्त्री पुरुष ऐसे रिश्तों की तरफ क्यों और कैसे आकर्षित होते हैं जिस पर लगी विनाश की मोहर को कोई अंधा भी पढ़ सकता है। सवाल तीसरा,
जिस अदब के साथ लोग रिश्तों में जुड़ते हैं, उस अदब, उस गरिमा का चाहे एक छोटा सा अंश ही सही, वो अंश जोड़े अलग होते वक्त क्यों नहीं दिखाते? सवाल चौथा, जब एक रिश्ता हर तरह से निष्क्रिय हो चुका होता, मर चुका होता, तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि किसी दूसरे नए रिश्ते की तरफ पहल किसने की? और आखिरी सवाल, किसी और की सांसें मिटाकर कोई अपनी घुटन कैसे मिटा सकता है? इन पांचों सवालों के जवाब अक्सर दो शब्द होते हैं, लालच और असुरक्षिता यानी इनसिक्योरिटी, या ये कहें कि अपने भविष्य को सुरक्षित करने की चिंता, डर, जुनून, लालसा। पर ये दो शब्द बहुत कीमती साबित हो सकते हैं, क्योंकि अक्सर ये दो शब्द उस सीढ़ी के दो आखिरी पायदान हो सकते हैं जो जुर्म के दरवाजे से गुजरकर जेल की दहलीज तक पहुंचते हैं। अब ये केस यहीं पर समाप्त होता है, पर क्राइम पेट्रोल सतर्क का कारवां चलता रहेगा, आपके समक्ष समाज का दर्पण रखता रहेगा। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।